यमलोक धर्मराज के दरबार में बहुत टेंशन का माहौल था। सारे यमदूत लाइन में खड़े थे और एक दूसरे को तिरछी आंखों से देख रहे थे, लेकिन किसी की भी कुछ कहने या पूछने की हिम्मत नहीं थी। चित्रगुप्त बार बार अपना चश्मा पोंछकर पन्ने पलट रहे थे। उनके आगे रजिस्टरों का पहाड़ सा रखा था। चित्रगुप्त बार बार रजिस्टर पर रजिस्टर देखे जा रहे थे, पर कुछ समझ नहीं आ रहा था। अंततः उन्होंने गुस्से में रजिस्टर को जोर से बंद कर दिया। धर्मराज, रिकॉर्ड तो सब ठीक है, परंतु कुछ समझ नहीं आ रहा। कहना क्या चाहते हो चित्रगुप्त? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं। धर्मराज, अब इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो अपना काम सही तरीके से किया, यमदूत को सही समय पर धरती पर भेज दिया। आप धरती वासियों की तरह बात ना करें। क्या आपका वर्क प्रोफाइल इतना ही है? और अगर आपने अपना प्रोफाइल पूरी तरह से जानना ही है तो सुनिए, सारे रिकॉर्ड मेंटेन करना, सबके पाप पुण्य का हिसाब किताब लिखना और तय समय पर यमदूत को उनके प्राण लेने के लिए धरती पर भेजना, और यमदूत अपना पूरा काम करके सही समय पर यमलोक वापस आ जाएं। ये सारे कार्य आपके वर्क प्रोफाइल में आते हैं। धर्मराज, क्षमा चाहता हूं, लेकिन ये सब मेरे काम में कब शामिल हो गया? ये पता करना आपकी जिम्मेदारी है कि कब, कैसे और क्या हुआ। हम आपको समय पर सैलरी देते हैं, इंक्रीमेंट देते हैं, तो उसके साथ साथ आपकी वर्क प्रोफाइल भी तो बड़ी होती जाएगी। धर्मराज, मनसुख के प्राणों ने 5 दिन पहले ही उसके शरीर को छोड़ दिया था और वो यमदूत के साथ यमलोक के लिए निकल चुका था। अगर वो धरती से निकल चुका था तो बीच में कहां रह गया? धर्मराज, यही तो समझ नहीं आ रहा कि वो कहां रह गया। वो यमदूत कहां है? धर्मराज, वो भी लापता है, उसका भी कुछ पता नहीं लग रहा। अरे, आ गए तुम? कहां रह गए थे इतने दिन? और ये बताओ, उस मनसुख के प्राण कहां हैं? दयानिधि, क्षमा करें, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा। आज तक मैंने कभी धोखा नहीं खाया, पर उस मनसुख के प्राणों ने मुझे चकमा दे दिया। साफ साफ बताओ, हुआ क्या है? महाराज, 5 दिन पहले जब मैं मनसुख के प्राण लेकर इस लोक की यात्रा के लिए निकला, तभी कुछ क्षणों के बाद ही एक तीव्र वायु तरंग उठी और वो मेरे चंगुल से छूटकर न जाने कहां गायब हो गया। गायब हो गया? गायब हो गया का क्या मतलब है? दयानिधि, पिछले 5 दिनों से मैंने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर उस मनसुख के प्राणों का कहीं पता नहीं चला। मूर्ख, प्राणों को लाते लाते बूढ़ा हो गया, फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी के प्राण ने तुझे चकमा दे दिया। महाराज, मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी। मेरे इन अभ्यस्त हाथों से अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके, पर इस बार तो कोई इंद्रजाल ही हो गया होगा जो इस मनसुख के प्राण मेरे हाथों से छूट गए। महाराज, आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चला है। लोग दोस्तों को कुछ चीज भेजते हैं और उसे रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। पार्सलों में से कपड़े गायब हो जाते हैं और वही कपड़े अफसर के शरीर पर नजर आते हैं। एक बात और हो रही है, राजनीतिक दलों के नेता विरोधी दलों के नेताओं को उड़ाकर बंद कर देते हैं। मुझे तो लगता है कि मनसुख के प्राणों को भी किसी विरोधी ने मरने के बाद उड़ा लिया। आपकी भी रिटायर होने की उम्र आ गई है। भला उस मनसुख जैसे भूखे नंगे को कौन ले जाएगा? और उससे
किसी को क्या लेना देना होगा। नारायण नारायण, क्या बात है धर्मराज, क्यों चिंतित बैठे हैं? क्या नर्क में निवास स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुई? वो समस्या तो कब की हल हो गई मुनिवर। पिछले कुछ सालों में बड़े ही गुणी कलाकार आए हैं हमारे नर्क में। इमारत के ठेकेदार जिन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनाई, बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए हैं जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर पंचवर्षीय योजनाओं का पैसा खाया। उन सब ने मिलकर नर्क में कुछ ही दिनों में कई नई इमारतें खड़ी कर दी हैं। अब हमारे नर्क में रहने की कोई समस्या नहीं है। नारायण नारायण, ये तो बड़ी अच्छी बात है धर्मराज, परंतु आपके चेहरे को देखकर लगता है कि कोई समस्या है। समस्या बड़ी विकट है नारद मुनि जी। मनसुख नाम के एक आदमी की 5 दिन पहले मृत्यु हुई है। उस आदमी के प्राण 5 दिन पहले उसके शरीर से निकाल लिए गए। ये दूत उसके प्राणों को लाने के लिए गया था। नारायण नारायण, इसमें उलझन क्या है? ये तो आपका नित्य का काम है धर्मराज। उस मनसुख के प्राणों ने बीच रास्ते में ही हमारे दूत को चकमा दे दिया। इसने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर वो कहीं नहीं मिला। अब अगर ऐसा होने लगेगा तो पाप पुण्य का भेद ही मिट जाएगा। नारायण नारायण, ऐसा तो नहीं कि मनसुख का इनकम टैक्स बाकी हो और इनकम टैक्स वालों ने उसे रास्ते में ही उड़ा लिया हो। इनकम होती तो टैक्स होता ना, भुखमरा था मनसुख। नारायण नारायण, मामला तो बड़ा दिलचस्प है। आप मुझे उसका पता बता दीजिए, मैं पृथ्वी पर चक्कर लगा कर आता हूं। अब मनसुख नाम था उसका। ललितपुर शहर में मोहनलालपुर मोहल्ले में नाले के पास एक कमरे के टूटे फूटे मकान में अपने परिवार के साथ रहता था। पत्नी, 2 लड़के और एक लड़की थी। उसकी उम्र लगभग 75 साल थी। मकान भी किराए का है। पिछले 1 साल से किराया नहीं दिया था उसने। नारायण नारायण, अगर लुच्चा मकान मालिक होगा तो अब तक तो उसके परिवार को निकाल बाहर फेंक चुका होगा। फिर भी मैं देखता हूं उस पते पर जाकर। नारद मुनि चित्रगुप्त के बताए हुए पते पर जाते हैं और माँ बेटी का रोना सुनकर दरवाजे के बाहर से ही समझ जाते हैं कि मनसुख का घर यही है। नारद मुनि दरवाजे से आवाज लगाते हैं, नारायण नारायण, घर में कोई है क्या? आगे जाओ महाराज, हमारे घर में शोक है, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। नारायण नारायण, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए बच्ची। मुझे तुम्हारे पिता मनसुख के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। जरा अपनी माँ को बाहर बुला दो। कहो महाराज, क्या बात है? नारायण नारायण, माताजी, मनसुख को क्या बीमारी थी? क्या बताऊं, गरीबी की बीमारी थी मनसुख को। 5 साल हो गए थे रिटायर हुए, लेकिन पेंशन अभी तक मिलना नहीं शुरू हुई थी। हर 15 दिन में एक दरख्वास्त देते थे, पर वहां से कोई जवाब नहीं आता था। इन 5 सालों में सब गहने बेचकर हम लोग खा गए, फिर बर्तन बिके, अब कुछ नहीं बचा था। चिंता में घुलते घुलते और भूखे मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया। अब कुछ भी नहीं बचा, यही बीमारी थी उन्हें। नारायण नारायण, उनकी इतनी ही उम्र थी माताजी? उम्र तो बहुत थी। 5,000 से 6,000 रुपए महीना पेंशन मिलती तो कुछ और काम कहीं करके गुजारा कर जाते, पर क्या करें, 5 साल का समय कम नहीं होता है।
अभी तक एक कौड़ी भी नहीं मिली पेंशन की हमें। नारायण नारायण। हाँ माता, तुम सही कह रही हो। महाराज, आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष लगते हैं। कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए, इन बच्चों का पेट भर जाए। नारायण नारायण। साधुओं की बात कौन मानता है माता। मेरा यहाँ कोई मठ तो है नहीं, फिर भी मैं तुम्हारे लिए सरकारी दफ्तर जाऊंगा और कोशिश करूंगा कि मनसुख की पेंशन तुम्हें मिलना शुरू हो जाए। नारद मुनि वहां से सीधा सरकारी दफ्तर पहुंच जाते हैं। वहां कमरे में बैठे बाबू से मनसुख के बारे में पूछते हैं। अरे ऐसा है, मनसुख ने पेंशन के लिए दरख्वास्त तो बहुत भेजी, पर उन पर जो है वजन कभी नहीं रखा, समझे। 1 मिनट, इसलिए वो सारी दरख्वास्त कहीं उड़ गई होगी। नारायण नारायण। भाई, यहाँ पर तुम्हारे सामने इतना सारा पेपर वेट तो रखा है, इन्हें क्यों नहीं रख दिया था तुमने? अब आप साधु हैं महाराज, दुनियादारी समझ में नहीं आएगी आपके। 1 मिनट। हाँ, दस्तावेज पेपर वेट से नहीं दबता। खैर, आप जो है उस कमरे में बैठे बाबू से मिलिए। नारद मुनि बड़े बाबू के पास जाते हैं। बड़े बाबू उन्हें दूसरे बाबू के पास भेजते हैं, दूसरा तीसरे के पास और तीसरा चौथे के पास। इस तरह बेचारे नारद मुनि 10 बाबुओं के और अफसरों के पास घूमकर एक चपरासी के पास जाकर बैठ जाते हैं। महाराज, अरे आप क्यों इस झंझट में पड़ गए? अगर आप साल भर भी यहाँ चक्कर लगाते रहे तो भी काम नहीं होगा। हाँ। नारायण नारायण। तुम सही कहते हो भाई, परंतु क्या कोई तरीका नहीं है? अरे आप सीधे बड़े साहब से मिलिए, उन्हें खुश कर दिया तो अभी काम हो जाएगा आपका। हाँ। नारद मुनि सीधे बड़े साहब के कमरे में पहुंच जाते हैं। बाहर बैठा चपरासी नींद ले रहा था, इसलिए नारद मुनि को किसी ने नहीं रोका। बिना विजिटिंग कार्ड के आए नारद मुनि को देखकर बड़े साहब नाराज होते हुए बोले, अरे अरे अरे, क्या आपने इसे कोई मंदिर समझ लिया है जो मुंह उठाए यहाँ घुसते चले आए? नारायण नारायण। साहब, आप नाराज क्यों होते हैं? दरवाजा खुला था और आपका चपरासी सो रहा था, इसलिए मैं सीधा अंदर चला आया। चिट क्यों नहीं भेजी? नारायण नारायण। कैसे भेजता साहब? चपरासी जो सो रहा था आपका। क्या काम है? नारद मुनि ने मनसुख का पेंशन केस बतलाया। आप तो बैरागी हैं, दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते। असल में मनसुख ने गलती की। नारायण नारायण। कैसी गलती की मनसुख ने? बड़े साहब, मैं उस गलती को सुधार सकता हूँ क्या? भाई, ये भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है। आप मनसुख के खास मालूम होते हैं। मनसुख की दरख्वास्त उड़ रही है, उन पर वजन रखिए। वजन वजन वजन। नारायण नारायण। मतलब यहाँ समस्या वजन की खड़ी हो रही है। कितने किलो का वजन रखना होगा? आप मुझे बताइए, मैं बाहर से उतने किलो की ईंट लाकर रख देता हूँ। भाई, सरकारी पैसे का मामला है। पेंशन का केस बीसीओ दफ्तरों में जाता है, देर लग ही जाती है। बीसीओ बार एक ही बात को 20 जगह लिखना पड़ता है, तब पक्की होती है पेंशन। जितनी पेंशन मिलती है उतने की स्टेशनरी लग जाती है। समय तो लगता है इन कामों में। हाँ, काम जल्दी भी हो सकता है, मगर आगे कुछ बोलते बोलते बड़े साहब रुक जाते हैं। नारायण नारायण। कहिए बड़े साहब, मगर क्या? मगर वजन चाहिए। आप समझे नहीं? जैसे आपकी ये सुंदर वीणा है, इसका भी वजन मनसुख की दरख्वास्त पर रखा जा सकता है। मेरी लड़की गाना बजाना सिखाती है,
ये वीणा मैं उसे दे दूंगा। साधु संतों की वीणा से तो और अच्छे स्वर निकलते हैं। नारद मुनि अपनी वीणा छीनते देख जरा घबराए, पर फिर संभल कर उन्होंने वीणा टेबल पर रखकर कहा, ये लीजिए, अब जरा जल्दी मनसुख की पेंशन का ऑर्डर निकाल दीजिए। बड़े साहब ने प्रसन्नता से उन्हें कुर्सी दी, वीणा को एक कोने में रखा और घंटी बजाई। चपरासी आया। मनसुख के केस की फाइल लाओ। थोड़ी देर बाद चपरासी मनसुख की 100-150 दरख्वास्तों से भरी फाइल लेकर आ गया। उसमें पेंशन के कागजात भी थे। क्या नाम बताया साधु महाराज आपने? मनसुख नाम है, मनसुख। कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन आया है क्या? लगता है पेंशन का ऑर्डर आ गया। नारद मुनि चौंक जाते हैं, परंतु दूसरे ही क्षण बात को समझ जाते हैं। नारायण नारायण। मनसुख, क्या तुम मनसुख के प्राण हो? हाँ, मैं मनसुख का प्राण हूँ भाई। नारायण नारायण। मैं नारद हूँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। चलो, स्वर्ग में तुम्हारी प्रतीक्षा हो रही है। मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरख्वास्तों पर अटका हूँ। यहीं मेरा मन लगा है। मैं अपनी दरख्वास्त को छोड़कर नहीं जा सकता साहब, क्योंकि मुझे जो है पेंशन चाहिए। साधु महाराज, ये लीजिए, मनसुख के पेंशन के कागज साइन हो गए। अगले महीने से मनसुख को पेंशन मिल जाया करेगी। नारायण नारायण। पेंशन मनसुख को कैसे मिलेगी? जैसे बाकियों को मिलती है, वैसे ही मनसुख को भी उसकी पेंशन मिल जाएगी। नारायण नारायण। उसके प्राण तो अब धरती पर हैं ही नहीं। मतलब? नारायण नारायण। वो स्वर्ग सिधार गया, अपनी पेंशन का इंतजार करते करते। ओहो, अब ये तो बड़ा बुरा हुआ। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। मेरे प्राणों को तभी शांति मिलेगी जब ये पेंशन देंगे। हाँ, नारायण नारायण। साहब, अब तो पेंशन मनसुख की पत्नी को मिलेगी ना? हाँ हाँ, जरूर मिलेगी। बस उसके लिए एक दरख्वास्त देनी होगी। क्या कहा? एक और दरख्वास्त? बड़े साहब, उसके बाद कितना समय लगेगा उसमें? नारद मुनि, आप वापस जाइए। हाँ, मैं तुम्हें साथ लेके जाऊंगा। फिर तो आप भी मेरी तरह एक फाइल देख लीजिए। अब पेंशन का केस है, बीसियों दफ्तरों में जाता है, देर लग ही जाती है। बीसियों बार एक ही बात को 20 जगह पर लिखना पड़ता है, तब पक्की होती है पेंशन। जितनी पेंशन मिलती है उतने की स्टेशनरी लग जाती है। समय तो लगता है इन कामों में, लेकिन आप परेशान मत होइए, क्योंकि अब आपको तो पता ही है कि काम जल्दी कैसे होता है। वैसे आप बहुत समझदार हैं। ये सुनते ही मनसुख के प्राण उसी पेंशन की फाइल में वापस चले जाते हैं और बेचारे नारद मुनि नारायण नारायण करते करते बेहोश हो जाते हैं।